लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि कौन किसके साथ खड़ा है। असली सवाल ये है कि कौन आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे बाहर से तारीफ कम लेकिन दबाव ज्यादा मिल रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैक्स लगा दिया है और संकेत ये भी है कि आने वाले समय में और भी टैक्स भारत पर लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ चीन से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जो सीधे हमारी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। चीन के सरकारी विश्लेषकों ने हाल ही में जो बातें कही हैं, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे अब खुद को कंटेन नहीं समझते। उनका कहना है, असली कंटेनमेंट कभी चीन के लिए थी ही नहीं, क्योंकि अब चीन उस स्तर को पार कर चुका है। अब अमेरिका की असली रणनीति भारत को लेकर है। वो भारत को एक भरोसेमंद साथी तो चाहता है, लेकिन ऐसा साथी नहीं जो खुद एक महाशक्ति बन जाए। अमेरिका को एक ताकतवर भारत नहीं, बल्कि एक संपन्न लेकिन नियंत्रित भारत चाहिए। ये सिर्फ चीन ही नहीं कह रहा, रूस के विश्लेषक भी यही कह रहे हैं। एंड्रयू कोरिबको, जो एक अमेरिकी मूल के जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं और आज के समय में मॉस्को में रहते हैं, उन्होंने हाल ही में एक लेख लिखा जो 31 जुलाई को प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने सीधे कहा, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर भारत के उभार को रोकना चाहते हैं। ये केवल टैरिफ की बात नहीं है। पाकिस्तान को समर्थन, भारत के टेक और डिफेंस सेक्टर पर प्रतिबंध और अलग अलग इंटरनेशनल मंचों पर भारत के खिलाफ सटल डिप्लोमेसी, सब इसी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप का एजेंडा ये नहीं कि भारत विफल हो जाए, उनका एजेंडा ये है कि भारत कभी भी ग्रेट पावर की सूची में शामिल ही न हो। अब जरा पीछे चलते हैं। 90 के दशक में जब जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, तो अमेरिका में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 2000 तक जापान अमेरिका की अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज अमेरिका जापान से कई गुना आगे है। और हाँ, भारत ने हाल ही में नॉमिनल जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान का सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। 70 और 80 के दशक में जापान का बढ़ता हुआ व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सब कुछ इतना ताकतवर लग रहा था कि लगता था अब इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर आया प्लाजा एकॉर्ड, एक ऐसा समझौता जो जापान की किस्मत बदल गया। 1985 में अमेरिका ने जापान और कुछ अन्य देशों पर दबाव बनाया, खासकर जापान पर, कि वह अपनी मुद्रा येन की कीमत बढ़ाए। इससे क्या हुआ? पहले तो जापानी उत्पाद महंगे हो गए, एक्सपोर्ट गिर गए और फिर शुरू हुआ एसेट बबल, जो कुछ वर्षों बाद बुरी तरह से फूटा। बड़ी मात्रा में पैसा जापान में घुसा, रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने लगीं और जब येन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वही मजबूती उनके लिए विनाश बन गई। नतीजा, जापान एक ऐसी आर्थिक सुस्ती में चला गया जिससे वह आज तक पूरी तरह उभर नहीं पाया। और ये सब एक प्लान के तहत हुआ था, ऐसा चीन और रूस के जियोपॉलिटिकल विश्लेषकों का कहना है। एक तरफ करेंसी अप्रिसिएशन का दबाव, दूसरी ओर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन और अमेरिकी बाजार में जापानी उत्पादों पर बेवजह के टैरिफ, सब कुछ एक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा। आज जब ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात होती है तो लोग कहते हैं, अरे अब तो अमेरिका और जापान साथ में हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पहले 10% टैक्स की बात हुई, फिर 15% लगा दिया गया। जापान आज भी भ्रम में है और यही भ्रम अब भारत की ओर रुख कर चुका है। अब जरा सोचे, हाल ही में कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी एविएशन मार्केट बना है? विकल्प दिए जाते हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। लेकिन जवाब देने से पहले जरा इस सवाल के पीछे छिपे इशारे को समझिए। भारत अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, वह एक ऐसा खिलाड़ी बन गया है जो तेजी से विश्व मंच पर अपनी जगह पक्की कर रहा है। और यही एक खतरे की घंटी बन चुकी है उन देशों के लिए जो दशकों से शीर्ष पर बने रहे। तो कहानी यही नहीं रुकती। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, वैसे वैसे चुनौतियां भी और बड़ी होती जाती हैं। टेक्नोलॉजी, व्यापार और एयरलाइंस, हर सेक्टर में भारत आज एक मिसाल बनता जा रहा है। कड़ी स्पर्धा के बावजूद यहाँ की इनोवेशन और यंग टैलेंट वाकई दुनिया को चौंका देने वाला है। हाल ही में बंगलौर में एक स्टार्टअप फाउंडर ने खुलेआम कहा, मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए और मैं सालाना 1 करोड़ रुपए दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई, अगर स्किल है तो आप मेरे लिए परफेक्ट हैं। ये बात दर्शाती है कि भारत में टैलेंट की असली कदर अब होने लगी है। फुल स्टैक डेवलपर की मांग इतनी ज्यादा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बस स्किल देखती हैं, डिग्री नहीं। फुल स्टैक डेवलपर यानी एक ऐसा शख्स जिसे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों आता हो, असल मायनों में एक ऑलराउंडर जो हर मोर्चे पर काम आ सके। स्किल्स की भूख ने भारत में नौजवानों को एक नई दिशा दी है। अब यहाँ लोग कॉलेज या डिग्री से ज्यादा अपना काम दिखा रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं, एक टैलेंट पावर हाउस बनता जा रहा है। इन सब के बीच अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या, तो कहानी का सस्पेंस यही है। भारत अब रुकने वाला नहीं, लेकिन दुनिया भर की निगाहें भारत पर हैं। चाहे चीन हो, रूस या अमेरिका, सब अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन
हम आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे भारत तमाम अड़चनों को पार करते हुए एक नई कहानी लिख रहा है। आपका क्या मानना है? क्या भारत अब सच में एक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि यहाँ हर विचार मायने रखता है।